इस फिल्म की शुरुआत होती है वेनिस से, जहाँ एक नीलामी घर में काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी। इसीलिए बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए थे। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम साइरस था। वो काफी स्मार्ट था और एक बार फिर यहाँ अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिनमें सबसे टॉपर वो खुद था। फिर थी पायलट लड़की, एक था लॉक मास्टर जो हर तरह की मुश्किल लॉक्स को भी आसानी तोड़ सकता था, एक लड़की हैकर थी और लड़का था इंजीनियर। एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है जो इनकी चोरियों में मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी घर में आया हुआ था। यहाँ हर जगह पर कैमरास भी लगाए हुए थे, जिन पर पुलिस की नजर थी। और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम एबी होता है। काफी वक्त पहले वो साइरस से मिली थी, इनकी दोस्ती हो गई थी। पर जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर इसने साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन वो क्योंकि काफी चालाक था इसलिए भाग गया था। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे साइरस चोरी करेगा ये उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और अब नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया गया, जिसकी एक के बाद एक बोली लगने लगती है। लेकिन आखिर में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। मगर ये चोर साइरस और उसके साथी जो पहले ही स्टार्ट में बैठे हुए थे, ये उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में उसी दाम 2 करोड़ में बेच भी देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास किस्म की चीज की, जिसका नाम NFT था। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब इस क्रिएशन NFT में तकरीबन 200 कैमरास लगी हुई थी, जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट करके देती थी। अब इसकी नीलामी शुरू हुई। 1.5 से 2 से 2.5 करोड़ हुई ही थी कि तब यहाँ हैकर अपना काम करती है। वो एक बटन दबाकर लिफ्ट कहती है। ऐसा होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो गई, धमाके होने लगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जहाँ अमीर लोग भागने का सोच रहे थे, तो यहाँ साइरस अपना काम करता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो खुद साइरस ने लगाई थी, इसलिए वो अब NFT के क्रिएटर के पास आया। कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर ही आ जाओ, NFT भी वहीं ले ली जाएगी और पैसे भी हम वहीं दे देंगे। अब ये सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही थी, पर साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रही थी, उनके पीछे पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती है। वो खास किस्म की कश्ती स्पीड बोर्ड में बैठ जाती है। पुलिस को चकमा देकर समंदर के बीच में आ गई। इन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए, जिससे पुलिस पीछे अटक गई और ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये लोग अपने ठिकाने और शिप में पहुंचे, जहाँ ये NFT की लेन देन की बात वो पार्टी करती है। एबी जो अभी भी छानबीन कर रही थी, वो नीलामी में आए लोगों की वीडियो बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथी हेल्पर पर गई, जो अभी भी वही था, इसलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चला कि इन चोरों ने जब NFT को चोरी किया तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ती गई। 3 से 4, 4 से 5, फिर 8 करोड़ हो गई। और उसे एक्टिवेट चलाने के लिए इन्हें असली मालिक की जरूरत थी, इसलिए ये उस क्रिएटर को भी उठा लाई थी। साइरस उससे बात करता है, कहने लगा कि तुम्हारा NFT मार्केट में जहाँ 2.5-3 करोड़ का बिकना था, वो अब चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का बिकेगा। तुम्हें लगता है हमने तुम्हें ऐसे अगवा किया? नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर आधा मुनाफा तुम्हें भी देंगे। इससे तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा होगा, तो टेंशन ना लो, जम की पार्टी करो। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दो। तब हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो मेरे साथ वहाँ जाना होगा। इसलिए अब एबी अपने साथियों के साथ लंदन की पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से हुई, जो उसे बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम लार्स है, उसने हाल ही में मार्केट के शेयर्स के साथ हेरा फेरी की है, जिससे कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट या चीजों की कीमतों की उलट पुलट नहीं, बल्कि डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिससे वहाँ बाढ़ आ गई, घर डूब गए, लोगों की जानें चली गई। तो इस वजह से मार्केट के साथ ये सब हो पाया। और अब लार्स बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है, जिसमें लार्स के साथ साथ एक और काफी बड़ी माफिया भी शामिल है। और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम दे देंगे। लार्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा। वो पैसे नहीं, सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और अब उनकी इस डील को तोड़ने और पेमेंट रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह ही सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए हमें किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है, और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो, साइरस। जिस पर एबी फौरन बोली, नो 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 सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उसे मदद मांगू और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है ये। जब ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना होगा ताकि हम लार्स को रोक सके, इस पर अभी मान गई। फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास। यहाँ दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं कि तुमने धोखा दिया, तुमने दिया। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसकी आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी हो, और उसे वो सारी बातें बता देती है जो एबी को ऑफिसर ने बताई। फिर कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा। जिसके बाद साइरस ये सारी बात अपने साथियों को भी बताता है। उसके साथ ही चौंक तो गई, पर साइरस कहता है कि समझ सकता हूँ कि ये काम मुश्किल है, लेकिन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब रहे तो पूरा शहर बाढ़ में बह जाने की वजह से बर्बाद हो जाएगा।
मासूम लोग मर जाएंगे। और अब बारी बारी सारे लोग पता लगवाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर लार्स और वो माफिया ये प्लान अंजाम कैसे देंगे। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले लार्स के अड्डे से निकलेगा, फिर ट्रक्स के जरिए वहाँ से ले जाया जाएगा, जिसके बाद वो प्लेन के जरिए उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। इसलिए अब यहाँ साइरस और उसकी टीम अपने अपने कामों में लग जाती है कि वो कैसे अपना मिशन अंजाम देंगे। यहाँ सबसे पहले हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला प्लेन बना ले तो चोरी करना आसान हो जाएगा। पर सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कहाँ से। इस पर साइरस कहता है कि मैं नीलामी घर में एक अमीर लड़के से मिला था जो प्लेन्स के लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, जिसे हम खुद तब्दील करके वैसा बना सकते हैं। तो हो सकता है वो ही हमें उस प्लेन को दे दे। इसलिए अब ये सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते जो इन्हें वही आलीशान प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत भी था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसमें कई सारे एलईडी ग्लास लगे हुए थे, साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी था। इसलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है। लेकिन एबी उसे ये बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ, इस तरह के प्लेन्स रखना वैसे भी गैर कानूनी है और अगर तुमने ये हमें ना दिया तो जेल की हवा खाओगे। जिस पर आखिर वो मान ही जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था, तो अगला सबसे बड़ा मसला ये था कि रडार पर हेरा फेरी कैसे की जाए, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा पीएसआई जो इस तरह के सिग्नल्स बनाएगा जिससे हालांकि हवा में दो ही प्लेन्स उड़ रहे होंगे मगर वो सिग्नल सिर्फ एक ही प्लेन दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला था, मतलब जब इन दोनों प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ वक्त के लिए रडार पर ही दोनों ही प्लेन्स नजर आएंगे जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख लेंगे। इसलिए इन्हें वहाँ अपने किसी खास आदमी को बिठाना था। जिस पर एबी कहती है कि एयरपोर्ट पर मैं एक ऑफिसर को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठा होता है तो हमारा काम वो कर देगा। इसलिए ये अब उस ऑफिसर से जा मिले जो व्हील चेयर पर था। इन्होंने अपनी बात रखी जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि इसमें चोरी शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तभी साइरस कहता है कि मैं इस काम के बदले तुम्हें 10 लाख दूंगा, जिसके लिए वो ऑफिसर मान गया। तो ये सारी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और इस प्लेन को ये लोग बदलने में लग जाते हैं, मतलब कि रंग वगैरह करते हैं ताकि ये दूसरे प्लेन की तरह लगने लगे। जिसके बाद पीएसआई की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेरा फेरी करेगी, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रही थी। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो, इस पीएसआई मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्से बना दो जो हर एक मेंबर को दे दिया जाएगा। इस तरह काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान गई और काफी मेहनत करने के बाद वो पीएसआई मशीन के अलग अलग हिस्से बना देती है। जिसके बाद आखिरकार इनका फाइनल दिन आ जाता है जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थी तो आधे इकोनॉमी की, ताकि ये पूरे प्लेन में फैल जाएं। पता चला कि लार्स की 2 गुंडे बिजनेस में तो 3 इकोनॉमी क्लास में ही, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की पीएसआई मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी दी। इनका एक साथी डर गया था इसलिए वो साथ नहीं आया था। तब उसके हिस्से का काम एबी करने का सोचती है। वो अपने बिजनेस क्लास की बाथरूम में जाकर दूसरी पीएसआई मशीन को वहाँ लगाने लगती है, पर तभी एक झटका लगने की वजह से वो मशीन छूटकर नीचे गिर गई, टूट जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो गए जिससे एबी काफी परेशान हो गई क्योंकि कैसे भी करके दोबारा जोड़कर ये मशीन यहाँ लगानी ही थी। मगर अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते थे और अगर उन्होंने ये देख लिया तो इनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक वक्त पर साइरस आ गया और अब ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ लगा ही देते हैं, जबकि पायलट अपनी जहानत से अपने वाले प्लेन को उड़ाकर उस बड़े वाले प्लेन के नीचे ले आती है। साथ ही पीएसआई के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है ताकि दोनों प्लेन्स की रडार का एक ही सिग्नल जाए। इसलिए अभी हेडक्वार्टर की रडार में 2 ही प्लेन्स के सिग्नल्स आ रही थी, जो देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि हमें इस बारे में ऊपर खबर कर देनी चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर यानी एबी का साथी जवाब देता है कि ये मामूली सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। जिस बीच पीएसआई की एक्टिवेट होते ही पायलट अपने वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर लेती है। ऐसा होते ही सिग्नल मिलने लगे जिससे अब रडार पर बस एक ही प्लेन नजर आने लगता है। तब ऑफिसर अपने साथी को कहता है, देखो मैंने कहा था ना ये खराबी है, लो अब ठीक भी हो गई। अब उधर लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंचता है जहाँ सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई थी। वो अपनी हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडों को शक हुआ इसीलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। इस बात की खबर जैसी साइरस को हुई वो उन्हें रोकने में लग जाता है, जिससे उन सब चोरों की लार्स के गुंडों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। चलते हुए प्लेन में ये लोग लड़ रहे थे। अब झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है जैसे प्लेन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तब एबी का साथी ऑफिसरों से कहता है ये मौसम खराब है इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। तब उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये जगह प्लेन को लैंड करने के लिए छोटी थी, जिस वजह से उसे हालांकि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जैसे तैसे प्लेन को उस छोटे से हवाई अड्डे पर उतार ही लेता है। इसलिए अब साइरस की पायलट साथी भी प्लेन को वहाँ लैंड करवा लेती है। पर इस बात का लार्स को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, जहाँ उसे लैंड करवाना था वहाँ होने की बजाय कहीं और करवा दिया गया है। इसलिए लार्स अपने साथियों को कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुँचने से रोका
मौका है, उन्हें खत्म कर दो या फिर मेरे पास लेकर आओ। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर अंदर लॉक तोड़कर सोना नहीं चुरा पाया। अब ये सोना गुंडों और इनके हेड माफिया लार्स के हाथ लग जाएगा और ये अपनी खतरनाक डील कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों के साथ सोने समेत ये लार्स के पास जाने लगती है। इन्हें प्लेन के जरिए इनकी पायलट के लिए जा रही है। उधर लार्स के पास वो माफिया भी आ जाती है। वो चाहती थी कि डील होते ही जल्द से जल्द शहर में बाढ़ आ जाए ताकि मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों को ही फायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा था वो हाईजेक हो गया है। पर लार्स उसे समझाता है कि मेरे गुंडों ने सूरत हाल को अपने कंट्रोल में कर लिया है, माल आपको मिल जाएगा, बस डील को कैसे भी करके आज के आज ही फाइनल करना। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी जिस वजह से पीसीआई के सारे हिस्से बर्बाद हो गए। ऐसा होने से अब हेडक्वार्टर की रडार में दोनों प्लेन्स दिखने लगते हैं। तब प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेज देती है हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं। वो प्लेन को उल्टा करके लिख देती है कि इसमें लोग हैं, इसलिए हमला ना किया जाए। इसीलिए फिलहाल वो फाइटर जेट्स उन पर हमला नहीं करते बल्कि पीछा करने लगती है ताकि जब ये प्लेन लैंड हो तो पुलिस वहाँ जाकर सारी सूरत हाल को हैंडल कर ले। जिसके बाद अब ये प्लेन लैंड होता है लार्स की महल के ग्राउंड में, जो उसके आलीशान से घर को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी दीवार को तोड़ता हुआ प्लेन अंदर जाने लगा। ऐसा होते ही सारा का सारा सोना भी निकल कर बाहर गिर जाता है। ये देखकर माफिया लार्स को कहती है कि अब तो मैं ये सारा सोना भी ले लूंगी, साथ ही हमारी डील भी कैंसिल। जो कहकर वो यहाँ से जाने लगी, पर लार्स जिसे गुस्सा आ गया था वो उसे शूट करके मार देता है। अब तभी यहाँ वो पुलिस भी आ गई जो इनका पीछा कर रही थी। वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लार्स को पकड़ने लगी वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहाँ आए थे उस माफिया औरत के साथ डील करने के लिए। असली गुनाहगार माफिया ये है, इन्होंने ही उस माफिया औरत को मारा है, तो आप इन्हें पकड़ कर ले जाए। पर यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लेन की एलईडी ग्लास और एनएफटी क्रिएशन की रिकॉर्डिंग से पुलिस को ये दिखा देता है कि असली गुनाहगार लार्स माफिया ही है। इसने ही औरत माफिया से सोने की डील की थी, पूरे शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग थी, इसलिए लार्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल था जिनका मकसद ही इस डील को रोकना था। तो इसमें कामयाब होने की वजह से वो सारा सोना पुलिस अपनी साथ ले जाती है। एबी साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पता चला कि एबी जब बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी, जो अब साइरस उसे गिफ्ट करने का सोचता है ताकि एबी उससे मुतासिर हो जाए और ये लोग फिर से एक हो जाएं। जिसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात सामने आती है। असल में लॉक मास्टर ने सारा सोना वहाँ से निकाल लिया था, वहाँ असली सोने की बजाय नकली सोना रख दिया था और इस तरह करके दिखाया जिससे वो तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। यानी कि जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो सिर्फ सोने जैसे दिखने वाली लोहे की ईंटें थी, जबकि असली सोना तो उसी वक्त आसमान से गायब कर दिया गया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा चुके थे। यानी ये चोर एक बार फिर अपने मास्टरमाइंड की वजह से इतनी बड़ी चोरी अंजाम देने में कामयाब रहे थे। ये लोग फिर अपना सोना लेने के लिए जाते हैं। सब इतनी बड़ी कामयाबी पर एक दूसरे की गले लगकर मिलते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना